एक्जी पर वापस स्वागत है, जहां मैं तुम्हारा पर्सनल एआई ट्यूटर हूं। आज हम सीबीएसई क्लास 11 के क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक एक्सटेंडेड एपिसोड में समझेंगे। लगभग 30 से 60 मिनट्स का ये सेशन आराम से सुनो। नोटबुक हो तो अच्छा, लेकिन पैसिव लिसनिंग भी बिल्कुल ठीक है। मैं गौरव हूं और मेरे साथ हैं स्वाति। पुणे की अनन्या ने एक बार कहा था कि उसे एटॉमिक मॉडल्स याद तो थे, पर उनका कनेक्शन समझ नहीं आता था। आज हम वही कनेक्शन बनाएंगे। पार्टिकल्स, मॉडल्स, रेडिएशन, स्पेक्ट्रा, क्वांटम नंबर्स, ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एग्जाम क्वेश्चंस और कॉमन मिस्टेक्स। और सुनते हुए सिर्फ डेफिनेशंस कलेक्ट मत करना। हर बड़े आइडिया पर खुद से पूछना, ये मॉडल क्यों आया, पिछला मॉडल कहाँ फेल हुआ और एक्सपेरिमेंट में क्या एविडेंस दिया। अगर किसी पॉइंट पर डाउट आए तो उसे मन में रोक कर रखो। हम उसे स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे, जैसे एक काम रिवीजन टेबल पर बैठे हों। लर्निंग मैप सिंपल है। पहले एटॉमिक आइडिया और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फिर थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल्स। उसके बाद एटॉमिक नंबर और आइसोटोप्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लांक थियरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। फिर बोर मॉडल से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक जाएंगे। अंत में ऑर्बिटल्स, क्वांटम नंबर्स, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुम्स रूल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जोड़ेंगे। तो शुरुआत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से। एटम का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? आंसर किसी मॉडर्न लेबोरेटरी से नहीं, बल्कि लगभग 400 BC के अर्ली इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स से जुड़ा है। उनका विचार था कि मैटर को लगातार डिवाइड करते जाएं, तो अंत में ऐसे पार्टिकल्स मिलेंगे जिन्हें आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। उस पुराने आइडिया में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, इसलिए वह स्पेकुलेशन ही रहा। एटम शब्द ग्रीक वर्ड एटोमियो से आया, जिसका अर्थ है अनकटेबल या नॉन डिसेबल। फिर 1808 में जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी को फर्म साइंटिफिक बेसिस दिया। डाल्टन ने एटम को मैटर का अल्टीमेट पार्टिकल माना। डाल्टन की थ्योरी ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। लेकिन एक कॉन्ट्रडिक्शन सामने आया। ग्लास या एबोनाइट को सिल्क या फर से रब करने पर वे इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते थे। अगर एटम ट्रूली इनडिविजिबल था तो इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज का यह बिहेवियर कैसे समझाएं? यहीं से सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज का रास्ता खुला। चैप्टर का सेंट्रल मैसेज है कि एटम्स इंडिविजिबल नहीं हैं। वे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। केमिस्ट्री में एलिमेंट्स का अलग केमिकल बिहेवियर उनके एटम्स की इंटरनल स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंसेस से जुड़ा है। अब चार्ज पार्टिकल्स का बेसिक रूल याद करो। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये छोटी लाइन आगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और न्यूक्लियस की एक्सप्लेनेशन में बहुत काम आएगी। एक सेकंड रुककर सोचो, पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल को पॉजिटिव रीजन पास आने पर अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन? करेक्ट आंसर है रिपल्शन, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। 1830 में माइकल फैराडे ने दिखाया कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर इलेक्ट्रोड्स पर केमिकल रिएक्शंस और मैटर का लिबरेशन या डिपोजिशन होता है। इससे इलेक्ट्रिसिटी की पर्टिकुलेट नेचर का संकेत मिला। बाद में पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का अध्ययन हुआ। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में ग्लास ट्यूब के अंदर दो मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं। गैस का प्रेशर बहुत लो और वोल्टेज बहुत हाई रखा जाता है। स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की ओर जाती है। इन्हें कैथोड रेस कहा गया। रेज खुद विजिबल नहीं थी, लेकिन जिंक सल्फाइड जैसे फॉस्फोरेसेंट मटेरियल पर पड़ने से ब्राइट स्पॉट बनता था। बिना इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के रेज स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करती थीं। फील्ड्स लगाने पर उनका बिहेवियर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जैसा था, इसलिए कैथोड रेज को नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स माना गया। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये था कि कैथोड रेस की कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रोड मटेरियल या ट्यूब में मौजूद गैस पर डिपेंड नहीं करती थी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स किसी एक गैस या मेटल के स्पेशल पार्टिकल्स नहीं हैं। वे सभी एटम्स के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। यह डाल्टन के इंडिविजिबल एटम से बहुत बड़ा शिफ्ट था। जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो E/m मेजर किया।
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के इफेक्ट को बैलेंस करके उन्होंने वैल्यू 1.7588820 इंटू 10 to the power 11 कूलम पर किलोग्राम प्राप्त की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेथड का लॉजिक याद रखो, डिफ्लेक्शन चार्ज मास और फील्ड स्ट्रेंथ से प्रभावित होती है। अगर पार्टिकल का नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड बड़ा हो तो फील्ड के साथ इंटरैक्शन और डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। अगर पार्टिकल लाइटर हो तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने पर भी डिविएशन बढ़ता है। अब बताओ, थॉमसन ने सीधे इलेक्ट्रॉन का मास नहीं बल्कि चार्ज टू मास रेशियो क्यों डिस्कस किया? क्योंकि एक्सपेरिमेंट में डिफ्लेक्शन उसी कंबाइंड रेशियो पर डिपेंड करती थी। आर मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेजर किया। चार्ज लगभग -1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम पाया गया और एक्सेप्टेड वैल्यू -1.602176 इंटू 10 to the power -19 कूलम है। थॉमसन के E/m रेशियो के साथ इसे कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन का मास निकाला गया। मिलिकन एक्सपेरिमेंट का एक एग्जाम कीवर्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ऑयल ड्रॉप्स पर चार्ज Q हमेशा E का इंटेग्रल मल्टीपल मिला, यानी Q इक्वल्स NE, जहां N 1, 2, 3 और आगे हो सकता है। इसका अर्थ चार्ज कंटिन्यूस कोई भी वैल्यू नहीं बल्कि फंडामेंटल चार्ज के मल्टीपल्स में आता है। मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब से कैनाल रेज या पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स मिले। इनका मास गैस की नेचर पर डिपेंड करता था और चार्ज टू मास रेशियो भी गैस के अनुसार बदलता था। हाइड्रोजन से मिलने वाला स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन प्रोटॉन कहलाया। प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर मैग्नीट्यूड का पर ऑपोजिट साइन का होता है। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। चैडविक ने 1932 में बेरिलियम की थिन शीट पर अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड करके ऐसे न्यूट्रल पार्टिकल्स ऑब्जर्व किए जिनका मास प्रोटॉन से थोड़ा अधिक था। इसलिए पार्टिकल आइडेंटिफिकेशन में 3 बातें अलग रखो: इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और बहुत लाइट, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल और प्रोटॉन के लगभग बराबर मास वाला। अब साइंटिस्ट के सामने चैलेंज था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एटम में डिस्ट्रीब्यूट कैसे हैं? एटम स्टेबल कैसे रहता है? एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल बिहेवियर में डिफरेंस कैसे आता है? मॉलिक्यूल्स अलग अलग एटम्स के कॉम्बिनेशन से कैसे बनते हैं? और एटम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अब्जॉर्ब या एमिट क्यों करते हैं? इन्हीं क्वेश्चन से एटॉमिक मॉडल्स डेवलप हुए। थॉमसन ने 1898 में एटम को लगभग 10 टू द पावर -10 मीटर रेडियस का स्फेरिकल बॉडी माना। पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड थे। इसे प्लम पुडिंग मॉडल, रेजन पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी कहा गया। इमेजरी याद रखने के लिए पॉजिटिव पुडिंग और एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन सोचो। थॉमसन मॉडल एटम की ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन करता था, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बैलेंस हो जाते थे। इसमें मास भी एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माना गया। लेकिन लेटर एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट से यह मॉडल कंसिस्टेंट नहीं रहा। एग्जाम आंसर में सिर्फ मॉडल लिखना काफी नहीं, उसकी सक्सेस और फेलियर दोनों मेंशन करना बेहतर है। अब रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स की बीम को लगभग 100 नैनोमीटर थिन गोल्ड फॉइल पर डायरेक्ट किया गया। चारों ओर जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी। अल्फा पार्टिकल स्क्रीन से टकराता तो टाइनी फ्लैश दिखता। इससे स्कैटरिंग एंगल ऑब्जर्व किया जा सकता था। थॉमसन मॉडल के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज और मास पूरे एटम में स्प्रेड थे, इसलिए अल्फा पार्टिकल्स को मोस्टली सीधे निकल जाना चाहिए था, केवल स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन के साथ। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट सरप्राइजिंग थे। मोस्ट पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड निकले, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए और लगभग 1 in 20,000 पार्टिकल्स नियरली 180 डिग्रीज वापस बाउंस हुए। एक सेकंड सोचो, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड निकलने से क्या कंफ्यूजन आता है? क्या एटम सॉलिड बॉल है या उसके अंदर बहुत एम्प्टी स्पेस है? सही कंफ्यूजन है कि एटम का मोस्ट स्पेस एम्प्टी है। अगर एटम पूरी तरह फिल्ड होता तो इतनी बड़ी संख्या में पार्टिकल्स स्ट्रेट पास नहीं करते। स्मॉल फ्रैक्शन का डिफ्लेक्शन बताता है कि एटम का पॉजिटिव चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला नहीं है। पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्रॉन्ग रिपल्शन तभी मिल सकती है जब पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे और डेंस रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड हो। इस रीजन को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस कहा। न्यूक्लियस एटम के सेंटर में होता है
और पॉजिटिव चार्ज तथा मोस्ट मास वहीं कंसंट्रेटेड होता है। रदरफोर्ड ने एटम को सोलर सिस्टम जैसा इमेजिन किया। न्यूक्लियस सन की तरह सेंटर में और इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट्स की तरह उसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ एक सीरियस प्रॉब्लम थी और यही नेक्स्ट मॉडल की जरूरत बनाती है। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के अनुसार एक्सेलरेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल रेडिएशन एमिट करता है। सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन लगातार बदलती है, इसलिए वह एक्सेलरेटेड है। रेडिएशन एमिट करते करते इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा, ऑर्बिट श्रिंक होगी और लगभग 10⁻⁻8 सेकंड में न्यूक्लियस में स्पाइरल कर जाना चाहिए। लेकिन एटम स्टेबल होते हैं। यही रदरफोर्ड मॉडल की स्टेबिलिटी लिमिटेशन है। रदरफोर्ड मॉडल की दूसरी लिमिटेशन भी याद रखो। यह इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी एनर्जीज के बारे में कुछ नहीं बताता। इसलिए मॉडल न्यूक्लियस का डिस्कवरी एक्सप्लेन करता है, पर स्टेबल एटम और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स एक्सप्लेन नहीं करता। यह कंपैरिजन कॉमनली टेस्टेड होता है। थॉमसन फेल्ड टू एक्सप्लेन न्यूक्लियस, रदरफोर्ड फेल्ड टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। रदरफोर्ड मॉडल के बाद नोटेशन समझना यूजफुल है। एटॉमिक नंबर Z न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स की संख्या है। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी Z होती है। मास नंबर A टोटल न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या है, इसलिए न्यूट्रॉन्स की संख्या A-Z होगी। यह रिलेशन हर न्यूट्रल एटम और आयन दोनों में लागू रहता है। एग्जाम्पल लेते हैं। ब्रोमीन सिंबल विद मास नंबर 80 एंड एटॉमिक नंबर 35। प्रोटॉन्स 35 होंगे। अगर स्पीशीज न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 35। न्यूट्रॉन्स होंगे 80-35 यानी 45। अब तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? तीनों नंबर्स बोलकर चेक करो। प्रोटॉन 35, इलेक्ट्रॉन 35, न्यूट्रॉन 45। आयन में सावधानी चाहिए। अगर प्रोटॉन 16, इलेक्ट्रॉन्स 18 और न्यूट्रॉन 16 हों तो एटॉमिक नंबर 16 से एलिमेंट सल्फर होगा। मास नंबर 16 प्लस 16 यानी 32। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से 2 ज़्यादा हैं, इसलिए स्पीशीज 2 माइनस चार्ज वाला अनायन है। न्यूट्रॉन्स हमेशा ये माइनस Z से मिलेंगे, चाहे एटम न्यूट्रल हो या आयन। आइसोटोप्स और आइसोबार्स को कंफ्यूज मत करना। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट होता है क्योंकि न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं। आइसोबार्स का मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। कार्बन 12 और कार्बन 13 आइसोटोप्स का एग्जाम्पल हैं, जबकि कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 आइसोबार्स का एग्जाम्पल हैं। आइसोटोप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज जनरली सेम होते हैं क्योंकि केमिकल बिहेवियर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से कंट्रोल होता है और सेम एलिमेंट के आइसोटोप्स में प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं। न्यूट्रॉन्स केमिकल प्रॉपर्टीज पर बहुत लिटिल इफेक्ट डालते हैं। एग्जाम आंसर में ये रीजन जरूर लिखना, सिर्फ सेम केमिकल बिहेवियर नहीं। अब हम रेडिएशन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बोर मॉडल को डेवलप करने में रेडिएशन और एटॉमिक स्पेक्ट्रा दोनों ने मेजर रोल निभाया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और प्रोपगेशन डायरेक्शन से भी परपेंडिकुलर होते हैं। इन्हें मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से डिस्क्राइब करते हैं। फ्रीक्वेंसी नू का यूनिट हर्ट्ज है और वेवलेंथ लैम्डा का यूनिट मीटर। वैक्यूम में सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्पीड सेम होती है, c इक्वल्स 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। में रिलेशन है c इक्वल्स म्यू टू लैम्डा। इस रिलेशन से एक यूजफुल प्रिडिक्शन करो। अगर स्पीड फिक्स्ड है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली रिलेटेड हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट और दूसरे रीजन्स आते हैं। विजिबल रीजन पूरे स्पेक्ट्रम का केवल छोटा हिस्सा है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अलावा वेव नंबर भी यूज होता है। वेव नंबर को नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ डिफाइन करते हैं और इसका कॉमन यूनिट इनवर्स सेंटीमीटर है।
न्यूमेरिकल्स में यूनिट्स कन्वर्ट करना क्रिटिकल है। किलोहर्ट्ज, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और मीटर को बिना कन्वर्ट किए फॉर्मूला में डालना कॉमन मिस्टेक है। वेव थ्योरी डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस एक्सप्लेन कर सकती थी, लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, सॉलिड्स की हीट कैपेसिटी वेरिएशन और एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इन ऑब्जर्वेशन से संकेत मिला कि एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं, डिस्क्रीट अमाउंट्स में एक्सचेंज हो सकती है। यही मैक्स प्लांक की क्वांटम थियरी आती है। प्लांक ने 1900 में प्रपोज किया कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स एनर्जी को कंटिन्यूअस तरीके से नहीं बल्कि डिस्क्रीट क्वांटिटीज में ऑब्जॉर्ब या इमिट करते हैं। रेडिएशन की स्मॉलेस्ट क्वांटिटी को क्वांटम कहा गया। एक क्वांटम की एनर्जी इक्वल्स एच न्यू होती है, जहां है प्लांक कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। क्वांटाइजेशन को स्टेयरकेस से समझो। पर्सन स्टेयरकेस पर किसी स्टेप पर खड़ा हो सकता है, लेकिन दो स्टेप्स के बीच हवा में स्टैंड नहीं कर सकता। उसी तरह अलाउड एनर्जी वैल्यू 0, h नू, 2h नू, 3h नू और आगे हो सकती है, पर आर्बिट्ररी वैल्यूज नहीं। यह एनालॉजी याद रखने लायक है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में सुटेबल मेटल सरफेस पर लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। एच हर्ट्ज ने 1887 में इसे ऑब्जर्व किया। सबसे पहला रिजल्ट, लाइट स्ट्राइक करते ही इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, कोई मेजरेबल टाइम लैग नहीं होता। इसका पार्टिकल नेचर समझने के लिए फोटॉन्स का आइडिया जरूरी है। दूसरा रिजल्ट है कि एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लाइट की इंटेंसिटी या ब्राइटनेस के प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन तीसरा रिजल्ट अलग है। हर मेटल की मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नू जीरो कहते हैं। इससे कम फ्रीक्वेंसी पर इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। थ्रेशोल्ड से ऊपर फ्रीक्वेंसी होने पर एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ बढ़ती है। इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटॉन्स की संख्या बढ़ती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है, लेकिन फोटॉन की इंडिविजुअल एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। यही इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। पोटेशियम का एग्जाम्पल देखो। रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी लगभग 4.3 से 4.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज हो सकती है। फिर भी ब्राइटनेस बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते। वेरी वीक येलो लाइट, जिसकी फ्रीक्वेंसी 5.1 से 5.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है, इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्रॉस हो रही है। आइंस्टाइन ने प्लांक थ्योरी की मदद से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया। लाइट फोटॉन्स का स्ट्रीम है। फोटॉन की एनर्जी h नू होती है। इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी h नू 0, जिसे वर्क फंक्शन W0 कहते हैं, चाहिए। बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बनती है। इसलिए आइंस्टाइन इक्वेशन को वर्ड्स में बोलो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ाओ तो सेम फ्रीक्वेंसी पर फोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी और एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी। अगर यह डिस्टिंक्शन क्लियर है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कई कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा। व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो रेड से वायलेट तक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देती है। रेड की वेवलेंथ लॉन्गेस्ट और डेविएशन लीस्ट होती है। वायलेट की वेवलेंथ शॉर्टेस्ट और डेविएशन मोस्ट होती है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में कलर्स स्मूथली मर्ज होते हैं, जैसे रेनबो में। एमिशन स्पेक्ट्रम तब मिलता है जब एक्साइटेड एटम्स एनर्जी रिलीज करते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूअस रेडिएशन सैंपल से पास होती है और सर्टेन वेवलेंथ अब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे डार्क स्पेसेस दिखते हैं। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को एमिशन स्पेक्ट्रम का फोटोग्राफिक नेगेटिव समझ सकते हो, लेकिन गैस फेज एटम्स कंटिन्यूअस नहीं, स्पेसिफिक वेवलेंथ्स एमिट करते हैं। एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम में ब्राइट लाइन स्पेसिफिक वेवलेंथ्स पर दिखाई देती हैं। हर एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम यूनिक होता है, फिंगरप्रिंट्स की तरह। इसी कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न से अननोन एलिमेंट आइडेंटिफाई किया जा सकता है। हीलियम भी सन में स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से डिस्कवर हुआ था। एग्जाम पॉइंट, लाइन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन देता है।
हाइड्रोजन गैस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देने पर H2 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं और एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज एमिट करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज अलग रीजन्स में आती हैं। लाइमन अल्ट्रावायलेट में, बामर विजिबल में और पाशन ब्रैकेट तथा फंड इंफ्रारेड रीजन में मिलती है। बामर सीरीज का स्पेशल पॉइंट है कि वह विजिबल रीजन में है। बामर सीरीज में फाइनल ऑर्बिट n=2 होता है और इनिशियल ऑर्बिट 3, 4, 5 और आगे हो सकती है। जनरल हाइड्रोजन सीरीज में लाइमन का फाइनल लेवल 1, बामर का 2, पाशन का 3, ब्रैकेट का 4 और फंड का 5 होता है। सीरीज पहचानने के लिए फाइनल ऑर्बिट देखना यूजफुल है। बोर ने रदरफोर्ड मॉडल की स्टेबिलिटी प्रॉब्लम को एड्रेस किया। बोर के अनुसार हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन केवल फिक्स्ड रेडियस और फिक्स्ड एनर्जी वाली सर्कुलर पाथ्स में रह सकता है। इन्हें ऑर्बिट्स, स्टेशनरी स्टेट्स या अलाउड एनर्जी स्टेट्स कहा गया। इन अलाउड स्टेट्स के बीच इलेक्ट्रॉन आर्बिट्ररी एनर्जी नहीं रख सकता। स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होती। इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आते समय एनर्जी इमिट होती है। एनर्जी चेंज कंटिन्यूस नहीं डिस्क्रीट होता है। यही क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स एटॉमिक स्पेक्ट्रा से कनेक्ट होते हैं। बोर का एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज था। इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम MeVr h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n1, 2, 3 और आगे अलाउड ऑर्बिट्स को लेबल करता है। n बढ़ने पर ऑर्बिट का रेडियस बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है। हाइड्रोजन के लिए बोर रेडियस रिलेशन Rn=n²a0 है, जहां a0 52.9 पिकोमीटर है। एनर्जी रिलेशन En=-2.18 × 10⁻18 डिवाइडेड बाई n² जूल है। नेगेटिव साइन बताता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट के 0 रेफरेंस से लोअर है। अब एक कॉमन कंफ्यूजन। लोअर n का मतलब लोअर एनर्जी और ग्रेटर स्टेबिलिटी। ग्राउंड स्टेट n=1 पर एनर्जी सबसे नेगेटिव होती है। n इंफिनिटी पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इन्फिनिटली फार और एनर्जी 0 मानी जाती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को एटम से कंप्लीटली रिमूव करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। बोर मॉडल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जैसे He+, Li2+ और B3+ के लिए यूजफुल है, लेकिन यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की फाइनर डिटेल्स, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, मैग्नेटिक फील्ड में जीमन इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्क इफेक्ट और केमिकल बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर सका। इसलिए ये इंपॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन है, फाइनल मॉडल नहीं। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडियाज कवर कर चुके हैं: पार्टिकल्स, न्यूक्लियस, रेडिएशन और बोर लेवल्स। अगर तुम चाहो इस मिनी रीकैप को एक्टिव रिकॉल चैलेंज बना सकते हो। एडजी में एग्जैक्ट डाउट को सोक्रेटिक क्वेश्चंस के साथ खोलना या रिवीजन चैलेंज करना इसी तरह की लर्निंग फ्लो को सपोर्ट करता है। अब मैटर की वेव नेचर पर चलते हैं। डी ब्रोगली ने 1924 में प्रपोज किया कि मैटर भी रेडिएशन की तरह ड्यूअल बिहेवियर दिखा सकता है। मूविंग पार्टिकल के पास मोमेंटम और वेवलेंथ दोनों हो सकते हैं। डी ब्रोगली रिलेशन λ=h/p और p=mv होने पर λ=h/mv। इलेक्ट्रॉन्स के लिए यह वेवलेंथ एक्सपेरिमेंटली इंपॉर्टेंट होती है। इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होना डी ब्रोगली प्रेडिक्शन की कंफर्मेशन था। इसी वेव बिहेवियर का यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होता है। ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स की वेवलेंथ इतनी शॉर्ट होती है कि डिटेक्ट नहीं होती, क्योंकि उनका मास बहुत बड़ा है। इसलिए वेव नेचर सभी मूविंग ऑब्जेक्ट्स में हो सकती है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में क्लियरली दिखाई देती है। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को साइमल्टेनियसली डिटर्मिन नहीं कर सकते। अगर पोजीशन की अनसर्टेनिटी डेल्टा x कम करते हैं तो मोमेंटम या वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी बढ़ती है। यह मेजरमेंट की सिंपल गलती नहीं है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के नेचर की फंडामेंटल लिमिटेशन है। इस प्रिंसिपल का कॉन्सिक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट ट्रैजेक्टरी या डेफिनेट पाथ की बात नहीं कर सकते,
क्योंकि ट्रैजेक्टरी के लिए लोकेशन और वेलोसिटी दोनों प्रिसाइसली जानने पड़ते। इसलिए बोर का फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट मॉडर्न क्वांटम पिक्चर में एक्सेप्टेबल नहीं रहता। हम इलेक्ट्रॉन के किसी रीजन में मिलने की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की वेव और पार्टिकल प्रॉपर्टीज दोनों को इंक्लूड करती है। श्रोडिंगर इक्वेशन अलाउड एनर्जी लेवल्स और वेव फंक्शंस प्रोवाइड करती है। वेव फंक्शन साई खुद फिजिकल मीनिंग नहीं रखती, लेकिन मॉड्यूलस साई स्क्वायर यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन मिलने की लाइक्लीहुड बताती है। यही ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट का फाउंडेशन है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल सिनोनिम्स नहीं है। ऑर्बिट बोर मॉडल की फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है। ऑर्बिटल क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन है जो इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबल रीजन को डिस्क्राइब करती है। ऑर्बिटल की बाउंड्री सरफेस आमतौर पर उस रीजन को रिप्रेजेंट करती है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई लगभग 90% होती है। यह रिजिड वॉल नहीं है। क्वांटम नंबर्स ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन शेल साइज और काफी हद तक एनर्जी बताता है। n इक्वल्स 1 2 3 4 को के एल एम एन शेल्स कहते हैं। किसी शेल में टोटल ऑर्बिटल्स n स्क्वायर होते हैं और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर। एजिमुथल क्वांटम नंबर एल सबशेल और ऑर्बिटल शेप डिफाइन करता है। किसी एन के लिए एल की वैल्यूज 0 से n-1 तक होती हैं। L0s, L1p, L2d और L3f को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए n इक्वल्स 2 में 2s और 2p पॉसिबल हैं, लेकिन 2d पॉसिबल नहीं। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml ऑर्बिटल की स्पेशल ओरिएंटेशन बताता है। इसकी वैल्यूज -l से +l तक होती हैं, इसलिए टोटल वैल्यूज 2l+1। s सबशेल में 1 ऑर्बिटल, p में 3, d में 5 और f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर ms +½ या -½ हो सकता है। शेप्स भी कनेक्ट कर लो। s ऑर्बिटल्स स्फेरिकल होते हैं, p ऑर्बिटल के 2 लोब्स होते हैं और px, py, pz 3 ओरिएंटेशंस होते हैं। d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। याद रखो, ऑर्बिटल कोई छोटी सॉलिड बॉक्स नहीं है। बॉक्स डायग्राम केवल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेंसी और स्पिन रिप्रेजेंट करने का कन्वीनियंट नोटेशन है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कोर रूल्स। ऑफ-बॉ प्रिंसिपल कहता है कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में फिल होते हैं। यूजफुल ऑर्डर है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s और आगे। पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल, फिर हायर ऑर्बिटल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स के 4 क्वांटम नंबर्स का सेम सेट नहीं हो सकता। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और उनके स्पिन्स ऑपोजिट होने चाहिए। इसलिए 1s2, p6, d10 और f14 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकते हैं। हुन्स रूल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स यानी इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स पर अप्लाई होता है। पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हर ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड न हो जाए। इसलिए p सबशेल में पहला, दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में जाएंगे। चौथे इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग शुरू होगी। पैरेलल स्पिन्स और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी स्टेबिलिटी से जुड़े हैं। चलो क्विक चेक। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? पहले 1s में 2, फिर 2s में 2 और बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 2p ऑर्बिटल्स में सिंगली फिल होंगे। इसलिए कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। अगर तुमने 2p में पेयर बनाकर एक ऑर्बिटल खाली छोड़ा तो हंट्स रूल मिस हुआ। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में ऑर्बिटल एनर्जी केवल n पर डिपेंड नहीं करती। n और लेस दोनों मैटर करते हैं। सेम n के लिए एनर्जी ऑर्डर s लेस देन p लेस देन d लेस देन f होता है। n+l रूल में लोअर n+l वाला ऑर्बिटल लोअर एनर्जी रखता है। टाई होने पर लोअर n वाला पहले फिल होता है। इसीलिए 4s ऑर्बिटल 3d से पहले फिल होता है, जबकि बाद के एनर्जी कंपैरिजंस में ऑर्डर बदल सकता है। पोटेशियम में आउटर इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है। क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शंस हैं,
क्योंकि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सबशेल्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं। क्रोमियम का वैलेंस अरेंजमेंट 3d5 4s1 और कॉपर का 3d10 4s1 होता है। हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड सबशेल्स की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी से ट्री रिलेटिवली स्मॉल शील्डिंग, लोअर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी से जुड़ी है। यह डिटेल आंसर में तभी लिखो जब एक्सप्लेनेशन मांगी जाए। सिर्फ एक्सेप्शन रखने के बजाय रीजन समझो। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट अधिक सिमेट्रिकल और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की ओर शिफ्ट करता है। अब तक हम सेकेंड मेजर आइडिया भी कवर कर चुके हैं। एक कॉम्पैक्ट चेन बनाओ, डाल्टन का इंडिविजिबल एटम, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी, थॉमसन पॉजिटिव स्फीयर, रदरफोर्ड न्यूक्लियस, बोर क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स, डी ब्रोगली मैटर वेव्स, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, शर्डिंगर प्रोबेबिलिटी और फिर क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर चेन याद है, चैप्टर डिस्कनेक्टेड नहीं लगेगा। एग्जाम आंसर राइटिंग में एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन अलग अलग लिखना पावरफुल होता है। रदरफोर्ड के लिए पहले गोल्ड फॉयल और अल्फा पार्टिकल्स, फिर 3 ऑब्जर्वेशंस, फिर एम्प्टी स्पेस और डेंस पॉजिटिव न्यूक्लियस के कंक्लूजन्स। बोर के लिए पॉस्टुलेट्स और लिमिटेशंस अलग हेडिंग्स में। क्वांटम मॉडल में प्रोबेबिलिटी और अनसर्टेनिटी को फिक्स्ड ऑर्बिट से क्लियरली कॉन्ट्रास्ट करो। फाइनल चैलेंज से पहले 5 रैपिड क्वेश्चंस। एटॉमिक नंबर किसकी संख्या है? मास नंबर किसका टोटल है? इंटेंसिटी बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है या काइनेटिक एनर्जी? बामर सीरीज किस रीजन में है? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स और किस स्पिन के हो सकते हैं? जवाब मन में दो, फिर हम फाइनल रिकैप करेंगे। आंसर्स हैं एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स की संख्या, मास नंबर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इंटेंसिटी बढ़ने से जनरली एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, बामर विजिबल रीजन और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन्स। कॉमन मिस्टेक मत करना, आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, आइसोबार्स में मास नंबर सेम। आयन में इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रल एटम जैसा ऑटोमेटिकली मत मानना। अब अपना छोटा नेक्स्ट स्टेप तय करो। नोटबुक में बिना देखे 3 चीजें लिखो। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस, 4 क्वांटम नंबर्स की रोल्स और किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर एक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर पॉली और हुंड दोनों वेरीफाई करो। अगर कहीं एग्जैक्ट डाउट अटक जाए तो उसे एक्जी में क्वेश्चन की तरह डालकर आंसर मिलने से पहले खुद रीजन करो। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर केमिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से शुरुआत होती है। मॉडल्स एक्सपेरिमेंट्स के साथ इंप्रूव होते हैं। रेडिएशन क्वांटाइज्ड एनर्जी दिखाती है, बोर हाइड्रोजन को समझाता है और क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन को फिक्स्ड पाथ नहीं, प्रोबेबिलिटी और ऑर्बिटल्स के रूप में डिस्क्राइब करती है। कॉमन मिस्टेक एक बार और, ऑर्बिट और ऑर्बिटल को सेम मत लिखना। ऑर्बिट फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है, ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड वेव फंक्शन है। दूसरा मिस्टेक, लाइट की इंटेंसिटी को फोटॉन एनर्जी समझना। फोटॉन एनर्जी फ्रीक्वेंसी से आती है, जबकि इंटेंसिटी फोटॉन्स की संख्या से जुड़ी है। यह डिस्टिंक्शन तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल आंसर्स को बहुत स्ट्रॉन्गर बनाएगी। गौरव की तरफ से यही फाइनल रिमाइंडर, फॉर्मूलाज को आइसोलेटेड मत रखो। C इक्वल्स न्यू लैम्डा वेव रिलेशन है, E इक्वल्स एच न्यू क्वांटम एनर्जी है, लैम्डा इक्वल्स एच बाई एम वी मैटर वेव रिलेशन है और A इक्वल्स जेड प्लस न्यूट्रॉन्स पार्टिकल काउंटिंग रिलेशन है। हर फॉर्मूला के सिंबल्स, यूनिट्स और फिजिकल मीनिंग साथ में बोलो। और स्वाति का फाइनल चैलेंज, आज बाद में किसी फ्रेंड को स्ट्रक्चर ऑफ एटम की स्टोरी बिना बुक देखे टीच करो। अगर तुम एक्सप्लेन कर पाओ कि रदरफोर्ड से बोर और बोर से क्वांटम मॉडल की जरूरत क्यों बनी, तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग जेन्युइनली मजबूत है। सुनने के लिए धन्यवाद। कामली रिवाइज करो और नेक्स्ट स्टडी सेशन में मिलते हैं।